बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा व तालबात। उर्दू सब्जेक्ट की तैयारी और रहनुमाई के लिए मैं दानिश अली आपसे मुखातिब हूँ। किसी भी तालिब इल्म की ये कोशिश होती है कि वो इम्तहान में अच्छे नताइज हासिल कर सके। इसके लिए ज़रूरी है कि वो इम्तहानी नक्शे के मुताबिक अपनी तैयारी करे। इससे ना सिर्फ वो अपना वक्त बचा सकता है बल्कि इम्तहान में बेहतर नतीजा भी अखज़ कर सकेगा। आपकी इस ज़रूरत को पेश नज़र रखते हुए इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हमने असबाक को पास पेपर्स की तर्ज पर तरतीब दिया है और गुज़िश्ता इम्तहानी सवालात को इन असबाक का हिस्सा बनाया है। आज के उर्दू पर्चे में हम अपने असबाक में से पहले दो असबाक मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अजीज़, तश्कील पाकिस्तान, हिस्सा नज़म में से हमद और हिस्सा गज़लियात में से पहली गज़ल के अहम सवालात को इसका हिस्सा बनाएंगे। सबसे पहले हम आते हैं हिस्सा मारूज़ी पर। हिस्सा मारूज़ी के कुल 20 नंबर होते हैं और इसको 20 मिनट में आपने हल करना होता है, जिनमें नंबरों की तकसीम इस तरह से है। असबाक से 5 नंबर, मुताबकत हरूफ से 5 नंबर, रमूज़े औकाफ से 5 नंबर और इमदादी अफ़आल से भी 5 नंबर आते हैं। तो आए सबसे पहले दो असबाक से मुंतखब कसीरुल इंतखाबी सवालात को हल करते हैं। उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने जब वफात पाई तो कुल खालिजा का दीनार छोड़े 17, 70, 17,000 या 50। दुरुस्त जवाब है 17 दीनार। हमने सबक में पढ़ा था कि उमर बिन अब्दुल अजीज़ का दौर बनु उमैया की मलूकियत पर मबनी हुकूमत का सुनहरी दौर कहलाता है। बनु उमैया के जो हुक्मरान थे उन्होंने शख्सी राय के मुताबिक हुकूमत की और अवामी राय को अहमियत नहीं देते थे। उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने जब वफात पाई तो कुल 17 दीनार छोड़े। इससे यह पता चलता है कि उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने अपनी हुकूमत को अवाम और रियाया की बेहतरी के लिए सर्फ किया और ख़ुद अपना मालो मता बढ़ाने के लिए सर्फ नहीं किया। अब आते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ। उमर बिन अब्दुल अजीज़ मजहब की खालिजा का थे। पूरी तस्वीर, अमली तस्वीर, मुजस्सम तस्वीर या मुकम्मल तस्वीर? दुरुस्त जवाब है मुजस्सम तस्वीर। एमसीक्यूज हल करते हुए हमने अपने असबाक के सियाको सबाक को मद्देनजर रखना है। जो अल्फाज उधर इस्तेमाल हुए हैं वही अल्फाज एमसीक्यूज के मुमकिन जवाबात में से हमने मुंतखब करने हैं। ये तमाम जवाबात लगते दुरुस्त हैं, लेकिन हमने किताब के मुताबिक, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब बनता है मुजस्सम तस्वीर, हमने वो लगाना है। अब आते अगले एमसीक्यू की तरफ। खानदान बनु उमैया का दस्तो बाजू था अबू कलाबा, मुसलमा बिन अब्दुल मुल्क, मैमून बिन मेहरान या इब्ने जौजी? दुरुस्त जवाब है मुसलमा बिन अब्दुल मुल्क। मुसलमा बिन अब्दुल मुल्क खानदान बनु उमैया का सरपरस्त था, यानी खानदान बनु उमैया उनकी सरकर्दगी में था। खानदान के जो मसाइल और मामलात होते थे हुकूमत तक मुसलमा बिन अब्दुल मुल्क के जरिए पहुंचाए जाते थे। ये एमसीक्यूज भी हमारे सबक मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अजीज़ से आया है, जिसमें मुसलमा बिन अब्दुल मुल्क एक दावा दायर करते हैं ईसाइयों के खिलाफ गिरजे के मतवलियों के हवाले से। तो आते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ। सैयद अहमद बरेलवी शहीद हुए 1857 में, 1820 में, 1831 में या 1816 में? 1857 का अहम वाक़या यह है कि इस साल जंग आज़ादी लड़ी गई, जबकि सैयद अहमद बरेलवी शहीद की शहादत का जो सन है वो 1831 है, जब वो बालाकोट के मकाम पर सिखों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए। हमने सबक पढ़ा है कि मुसलमानों की अलग शनाख्त और तशख़ीस को बरकरार रखने के लिए शाह वलीउल्लाह और उसके बाद उनके बेटे शाह अब्दुल अजीज़ ने बहुत कोशिशें की, काविशें की, जिनके बाद सैयद अहमद बरेलवी ने मजहबी रवायात और इक़दार को असर नौ जिंदा किया और आखिरकार सिखों के खिलाफ लड़ते हुए बालाकोट के मकाम पर 1831 में शहीद हो गए। अब आते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ। असबाब बगावत हिंद किसकी तसनीफ है? मौलवी नज़ीर अहमद की, सर सैयद अहमद खान की, शिबली नोमानी की या अल्ताफ़ हुसैन हाली की? हम जानते हैं कि सर सैयद अहमद खान ने सबसे पहले रिसाला तहज़ीबुल इखलाक जारी किया, जिसमें बरसगीर में रहने वाले मुसलमानों के लिए इखलाकी इक़दार को जिंदा करने की कोशिश की गई थी। इसके बाद उन्होंने रिसाला असबाब बगावत हिंद लिखा, जिसमें उन्होंने हिंद में बगावत के असबाब लिखे। उन्होंने बताया कि बगावत का असल सबब यह था कि हिंदुस्तानियों को हुकूमती काउंसिलों में शामिल नहीं किया गया था। अब आते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ। अगले 5 एमसीक्यूज मुताबकत हरूफ से आते हैं। मुताबकत हरूफ में एक जुमला दिया होता है और उसमें से चंद अल्फाज हज़फ किए होते हैं।
मुमकिन जवाबात में से आपने दुरुस्त जवाब को मुंतखब करके उस जुमले में उसका इंदराज करना होता है। इस तरह के जुमला अपने सियाको सबाक के हवाले से मुकम्मल हो जाए और दुरुस्त हो जाए। आते हैं पहले एमसीक्यू की तरफ। वो सिर्फ झूठा ही नहीं खाली जगह चोर भी है, लेकिन, बल्कि, क्योंकि, चूंकि। दुरुस्त जवाब है बल्कि। सबसे पहले हम लेकिन लगाते हैं। वो सिर्फ झूठा ही नहीं लेकिन चोर भी है, लेकिन उस वक्त लगाई जाती है जब कोई बात हो रही हो और उसके मुखालिफ कोई बात की जाए तो हम लेकिन नहीं लगाएंगे। अगला ऑप्शन है बल्कि। वो सिर्फ झूठा ही नहीं बल्कि चोर भी है। दुरुस्त जवाब है बल्कि। बल्कि का इस्तेमाल उस जगह होता है जहां किसी एक चीज़ के साथ किसी और चीज़ का भी इजाफा किया जाए, तो बल्कि का इस्तेमाल हम करते हैं। वो सिर्फ झूठा ही नहीं बल्कि चोर भी है, यानी उस पर मुस्तदाद या उसकी एक इजाफी खामी या खूबी ये भी है कि झूठा ही नहीं है बल्कि चोर भी है। क्योंकि तब हम लगाते हैं जब हम किसी चीज़ की वजह बयान करते हैं, तो ये ऑप्शन भी दुरुस्त नहीं है। वो सिर्फ झूठा ही नहीं चूंकि चोर भी है, तो ये ऑप्शन भी यहाँ दुरुस्त नहीं है। अदबी दुनिया बंद हो चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुके हुए हैं। अदबी दुनिया एक अखबार का नाम है, तो अखबार के लिए हम मुज़क्कर और वाहिद का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ अगर हम ऑप्शन पर गौर करें तो पहला ऑप्शन है चुके हैं। चुके हैं, यहाँ हैं का इस्तेमाल है, ये जमा के लिए, तो ये ऑप्शन भी दुरुस्त नहीं। दूसरा ऑप्शन है चुका है। दुरुस्त जवाब है चुका है, चूंकि चुका है, चुका मुज़क्कर और वाहिद के लिए और है भी वाहिद के लिए, तो दुरुस्त जवाब है अदबी दुनिया बंद हो चुका है। चुकी है, चुकी मुअन्नस है, ये ऑप्शन भी दुरुस्त नहीं। चुके हुए हैं, ये भी जमा है, वाहिद नहीं है, तो ये ऑप्शन भी दुरुस्त नहीं। मियाँ बीवी हंसी खुशी रहती है, रहता है, रहते हैं, रहती थी। मियाँ बीवी, मियाँ वाहिद जबकि बीवी वाहिद है, लेकिन जब दोनों का यहाँ इकट्ठा इस्तेमाल आया है तो ये जमा के तौर पे ग्रामर में आएंगे। मियाँ बीवी हंसी खुशी रहते हैं का इस्तेमाल आएगा, जबकि है वाहिद के लिए होता है। तो यहाँ दुरुस्त जवाब है मियाँ बीवी हंसी खुशी रहते हैं। रहती है ये वाहिद के लिए है, दुरुस्त नहीं है। रहता है ये मुज़क्कर के लिए है और वाहिद के लिए है, दुरुस्त नहीं है। रहते हैं, दुरुस्त जवाब है रहते हैं। रहती थी ये भी मुअन्नस के लिए है, दुरुस्त जवाब नहीं है। अगरचा वो गरीब है खाली जगह दयानतदार है, अलबत्ता, जबकि, ताकि, लेकिन। अलबत्ता हम वहाँ लगाते हैं जहाँ किसी चीज़ की कमी के बाद एक और खूबी के बारे में बताया जाए। जैसे वो अगरचा गरीब है अलबत्ता नेक है। लेकिन का इस्तेमाल तब होता है जब मुखालिफ खूबियों को या खामियों को बयान किया जाए, तो बाकी के ऑप्शन गलत हुए। ताकि का इस्तेमाल भी नहीं हो सकता। जबकि ये होता है कि एक खूबी से एक और खूबी के बारे में बताया जाए, या एक खामी से किसी और खामी के बारे में बताया जाए। हजूम नारे मार रहा है, लगा रहे हैं, लगा रहा है, मार रहे हैं। हजूम वाहिद के तौर पर इस्तेमाल होता है और नारे लगाना होता है, नारे मारना नहीं होता। पहला ऑप्शन देखते हैं, मार रहा है, नारे लगाना होता है, मारने नहीं, दुरुस्त नहीं है। लगा रहे हैं, हजूम वाहिद के तौर पर इस्तेमाल होता है, तो हैं का इस्तेमाल दुरुस्त नहीं है। हजूम नारे मार रहे हैं, ये ऑप्शन भी दुरुस्त नहीं, क्योंकि नारे लगाना होता है, मारना दुरुस्त नहीं। हजूम नारे लगा रहा है, दुरुस्त जवाब है लगा रहा है। नारे लगाए जाते हैं और हजूम के लिए वाहिद है इस्तेमाल हुआ है। मार रहे हैं, ये भी दुरुस्त नहीं, नारे लगाना होता है, नारे मारना नहीं होता। हम अपनी गुफ्तगू में यह इबारत लिखते हुए उतार चढ़ाव या ठहराव का इस्तेमाल करते हैं। कभी हम पुरजोश होते हैं और कभी हम धीमे अल्फाज से बात कर रहे होते हैं। इन तमाम बातों को मलहूज़े खातिर रखते हुए हम अपनी गुफ्तगू को अच्छा बनाते हैं और अपनी इबारत को पढ़ने वाले के लिए काबिल फ़हम बना देते हैं। इन खूबियों को उजागर करने के लिए इबारत लिखते हुए हम रमूज़े औकाफ का इस्तेमाल करते हैं।
कभी हम सक्ता की अलामत लगाते हैं, कभी हम वक्फा की अलामत लगाते हैं, कभी ठहराव करते हैं, कभी हम पुरजोश अंदाज में होते हैं, वहाँ हम निदाया या फजाइया की अलामत लगाते हैं। तो इसी तरह से हम रमूज़ औकाफ का इस्तेमाल करते हैं। अगले 5 MCQs हमारे रमूज़ औकाफ से आते हैं, जिसमें हमारा पहला MCQ है, किसी का कॉल नकल करने के लिए अलामत इस्तेमाल होती है। पहला ऑप्शन है कौसैन। कौसैन अलामत जुमला मोतरज़ा के लिए होती है, तो ये ऑप्शन दुरुस्त नहीं। वावैन, दुरुस्त जवाब है वावैन। किसी का कॉल नकल करना हो तो हम उस इबारत को वावैन में लिखते हैं। जैसे अगर हम फरमाएं कि रसूल मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो उस हदीस को हम और या उसके तर्जुमे को वावैन में लिखेंगे। इसी तरह से अगर हम कहें कि कुरान मजीद में अरशाद है, तो हम इस इबारत को भी, इस तर्जुमे को भी वावैन में लिखेंगे। तो किसी का कॉल नकल करना हो तो हम उसको वावैन में तहरीर करते हैं। दुरुस्त जवाब है वावैन। सक्ता सबसे कम ठहराव होता है, हम ठहराव के लिए सक्ता इस्तेमाल करते हैं। वक्फा, सक्ते से बड़े ठहराव को वक्फा कहते हैं, तो ये ऑप्शन भी दुरुस्त नहीं। तफसीलिया की अलामत इस्तेमाल होती है जवाब देने के लिए, बिल्कुल नहीं। ठहराव के लिए सक्ता या वक्फा या राब्ता इस्तेमाल करते हैं। तफसील के लिए, दुरुस्त जवाब है तफसील के लिए। अगर हम किसी बात की तफसील देना चाहें, उसकी वजाहत करना चाहें, तो हम अलामत तफसीलिया का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ तफसील देने के लिए कौन सी अलामत इस्तेमाल की जाती है? तफसीलिया। तफसीलिया की अलामत इस्तेमाल होती है तफसील के लिए। सवाल पूछने के लिए दुरुस्त जवाब नहीं। सवाल पूछने के लिए हम सवालिया की अलामत इस्तेमाल करते हैं। सक्ता कहते हैं सबसे कम ठहराव को, सवाल पूछने को, फिक्रे की तकमील को, पुकारने को। दुरुस्त जवाब है सबसे कम ठहराव को। सक्ता की अलामत हम तब लगाते हैं जब सबसे कम ठहराव करना हो, और उससे बड़े ठहराव में हम वक्फा की अलामत इस्तेमाल करते हैं, और वक्फे से भी बड़े ठहराव के लिए हम राब्ता की अलामत इस्तेमाल करते हैं। दूसरा ऑप्शन सवाल के लिए, सवाल पूछने को सक्ता सवाल पूछने को नहीं कहते, ये भी गलत ऑप्शन है। फिक्रे की तकमील को, फिक्रे तकमील पे हम खत्मा लगाते हैं, ये भी दुरुस्त ऑप्शन नहीं। पुकारने को, पुकारने के लिए हम नदाया की अलामत इस्तेमाल करते हैं, ये दुरुस्त जवाब नहीं है। नदाया की अलामत इस्तेमाल होती है, मैंने अभी बताया कि नदाया की अलामत पुकारने के लिए इस्तेमाल होती है, तो दुरुस्त जवाब देखते हैं। भरपूर ठहराव के लिए हम सक्ता की अलामत इस्तेमाल करते हैं या वक्फा की, दुरुस्त जवाब नहीं। जुमला मोतरज़ा के लिए हम कौसैन की अलामत इस्तेमाल करते हैं, यह भी दुरुस्त नहीं। कम ठहराव के लिए हम सक्ता की अलामत इस्तेमाल करते हैं। पुकारने के लिए, दुरुस्त जवाब है पुकारने के लिए। आगे वाले MCQs में एक अलामत दी हुई है, हमने अलामत को पहचान के बताना है कि ये किसकी अलामत है। तो मुमकिन जवाबात देखते हैं, सक्ता की, वक्फा की, खत्मा की, राब्ता की। दुरुस्त जवाब है वक्फा की। वक्फा की अलामत लगाते हैं इस तरह से। सक्ता की अलामत एक उल्टा कॉमा होता है, खत्मा की अलामत आखिर में फुल स्टॉप होता है, तो ये अलामत है वक्फा की। आगे वाले 5 MCQs इमदादी अफ़आल के इस्तेमाल से आते हैं। इमदादी अफ़आल का इस्तेमाल इबारत के हुस्न में इजाफा करता है। इमदादी अफ़आल का इस्तेमाल हम अपने जुमले में जोर पैदा करने के लिए, अपनी बात को मुहकम अंदाज में बयान करने के लिए हम इमदादी अफ़आल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे इबारत के हुस्न में इजाफा होता है। तो आए हम अपना पहला MCQ देखते हैं। तो आते हैं हम इमदादी अफ़आल के इस्तेमाल को देखते हैं, जिसमें हमारा पहला MCQ है आना। किसी रोज़ मेरे घर आना, मेरे सामने मत आओ, ज़रा इधर को आओ, बच्चे को ले आओ। MCQs के इस हिस्से को हल करते हुए आपने एक बात ज़हन नशीं रखनी है, जिससे आप तमाम MCQs को हल कर सकते हैं। आपने जुमले को पढ़ते हुए देखना है कि असल फेल के साथ इमदादी फेल का इस्तेमाल कैसे हुआ है। अगर तो दुरुस्त इस्तेमाल हुआ है तो वो जुमला दुरुस्त होगा। अगर असल फेल के साथ इमदादी फेल ना आया हो या इमदादी फेल के साथ असल फेल का इस्तेमाल ना हुआ हो, तो वो जुमला दुरुस्त नहीं हो सकता। तो इसी बात को ज़हन नशीन रखते हुए हम जुमलों को पढ़ते हैं। आना, किसी रोज़ मेरे घर आना। अब आना इमदादी फेल के साथ घर का इस्तेमाल हुआ है, असल फेल का इस्तेमाल नहीं हुआ, तो जुमला नादुरुस्त है। मेरे सामने मत आओ, आओ इमदादी फेल आना मसदर से है, यहाँ आओ के साथ असल फेल का इस्तेमाल नहीं हुआ, तो जुमला नादुरुस्त है। ज़रा इधर को आओ, आओ के साथ को का इस्तेमाल है, ये भी जुमला नादुरुस्त है। बच्चे को ले आओ, दुरुस्त जवाब है बच्चे को ले आओ।
क्योंकि आओ और ले लेना मस्दर से और आओ आना मस्दर से, तो दुरुस्त जवाब हुआ बच्चे को ले आओ। ले असल फेल और आओ इमदादी फेल एक साथ आए हैं, तो यह जुमला दुरुस्त हुआ। अब आते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ। डालना, उसने लेटर बॉक्स में खत डाला। अब डाला के साथ खत का इस्तेमाल हुआ है, तो जुमला नादुरुस्त है। असलम ने गिलास में पानी डाला। डाला के साथ पानी का इस्तेमाल हुआ है, असल फेल का इस्तेमाल नहीं हुआ, यह जुमला भी नादुरुस्त है। बिल्ली ने चूहे को मार डाला। दुरुस्त जवाब है बिल्ली ने चूहे को मार डाला, क्योंकि मारना से असल फेल का इस्तेमाल हुआ है और साथ डालना से, तो असल फेल और इमदादी फेल एक साथ आए हैं, तो यह जुमला दुरुस्त हुआ बिल्ली ने चूहे को मार डाला। अगला ऑप्शन देखते हैं। उसने सालन में नमक डाला। डाला के साथ नमक का इस्तेमाल हुआ, असल फेल का इस्तेमाल नहीं हुआ, तो जुमला दुरुस्त नहीं। लगना, मुझे भूख लगी है। लगी के साथ भूख का इस्तेमाल है, असल फेल का इस्तेमाल नहीं, जुमला दुरुस्त नहीं। कश्ती किनारे जा लगी। दुरुस्त जवाब है कश्ती किनारे जा लगी। जाना मस्दर से, जा असल फेल है, उसके साथ लगना से इमदादी फेल लगी आया है, तो दुरुस्त जवाब है कश्ती किनारे जा लगी। अगला ऑप्शन देखते हैं। मजदूर के सर में ईंट लगी। ये दुरुस्त जवाब नहीं, लगी के साथ ईंट का इस्तेमाल हुआ है। असलम अच्छा लगता है। लगना के साथ असल फेल का इस्तेमाल नहीं हुआ, तो जुमला दुरुस्त नहीं। रखना, किताबें संभाल रखो। कपड़े अलमारी में रखो। रोजे रखने फर्ज हैं। कापी मेज पर रखो। दुरुस्त जवाब है किताबें संभाल रखो। संभालना मस्दर से असल फेल और रखो रखना से इमदादी फेल का इस्तेमाल हुआ है, तो यह जुमला दुरुस्त है। अगले जुमले देखते हैं। कपड़े अलमारी में रखो। रखो के साथ में का इस्तेमाल हुआ है, जुमला नादुरुस्त है। रोजे रखने फर्ज हैं। रखने के साथ रोजे का इस्तेमाल हुआ है, असल फेल का इस्तेमाल नहीं हुआ, जुमला दुरुस्त नहीं। कापी मेज पर रखो। रखो के साथ पर का इस्तेमाल हुआ है, तो जुमला दुरुस्त नहीं, क्योंकि असल फेल का इस्तेमाल इमदादी फेल के साथ नहीं हुआ। पढ़ना, वो फर्श पर पड़ा रहा। पड़ा के साथ पर का इस्तेमाल हुआ है, जुमला दुरुस्त नहीं। बच्चा गिर पड़ा। दुरुस्त जवाब है बच्चा गिर पड़ा। गिरना मस्दर से असल फेल और पढ़ना से इमदादी फेल का इस्तेमाल हुआ है, तो दुरुस्त जवाब है बच्चा गिर पड़ा। कापी मेज पर पड़ी है। पड़ी के साथ पर का इस्तेमाल हुआ है, असल फेल का इस्तेमाल नहीं हुआ, ये जुमला दुरुस्त नहीं। असलम ने खत पढ़ा। यहाँ असल इमदादी फेल ही नहीं आया, पढ़ना के बजाय पढ़ा का इस्तेमाल हुआ है, तो ये जुमला भी दुरुस्त नहीं है। उम्मीद है इस तरह से इम्तहानी हिस्से का एक निहायत अहम सवाल, कसीर और इंतखाबी सवाल जिसके 20 नंबर होते हैं, आपको इसको हल करने का तरीका आ गया होगा। अब हम इम्तहानी पर्चे के अगले सवालात को हल करेंगे।